दोस्तों, अपराधी जब भी कोई अपराध करने जाता है तो उससे पहले एक प्लान ज़रूर बनाता है और उसी प्लान के तहत अपने बुरे काम को भी अंजाम देता है। लेकिन वह नहीं सोच पाता है कि आखिर इस बुरे काम को करने के बाद क्या हमारी ज़िंदगी ऐसे आराम से चल पाएगी। लेकिन होता कुछ विपरीत ही है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसा ही होता है। एक व्यक्ति होता है, अपनी परेशानी से जब चारों तरफ से घिरता है तो उसी परेशानी को दूर करने के लिए एक ऐसा फैसला ले लेता है जिसकी वजह से ठीक 3 साल बाद अब 2 लोग हमेशा हमेशा अगले जेल सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आती है, इसे सुनने के बाद लोगों को हैरान और परेशान भी कर जाती है। आज की घटना में क्या था, आज की घटना में क्या हुआ, आज की घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह जो वीडियो है आज काफ़ी लोगों तक पहुँचाया जा सके। और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक मध्य प्रदेश और उसी का ही जाना माना शहर पड़ता है, ज़िला पड़ता है इंदौर, और ठीक उसी का ही एक खजराना जाना माना थाना पड़ता है, और ठीक उसी इलाके पर एक हाईवे पड़ता है। उसी हाईवे से सटा हुआ एक जसपाल ढाबा पड़ता है। उस ढाबे के कुछ कर्मचारी होते हैं और कुछ मौके पर ग्राहक भी होते हैं। अब ग्राहक जब कर्मचारी के पास पहुंचते हैं, कहने लग जाते हैं कि आजकल जब भी हम यहां पर आते हैं तो हमारी नाकों में बड़ी तेज़ से गंध आती है। वह लगता है इस सड़क के किनारे से किसी व्यक्ति का होगा। इस बात का जो आभास होता है वहाँ अब ग्राहक जाकर वहाँ के वेटरों से कर देते हैं, और वेटर भी सोचने लग जाते हैं कि हो सकता है अब गंध किसी जानवर का हो या तो हो सकता है किसी इंसान का हो। इस तरह का आभास मन में लेकर अब ठीक जो होता है, जैसे 27 जून साल 2011 का ही वही लगभग दोपहर का आसपास का टाइम होता है, तो वेटर अपने ग्राहक को लेते हैं और लेने के बाद ठीक एक खड़ंजा नुमा सड़क होता है, वहीं पहुंचते हैं तो वहां पर कुछ कूड़े के ढेर होते हैं। लेकिन उसी कूड़े के ढेर में एक जो होता है, अब टीवी का कार्टून रखा होता है। अब उस कार्टून के तरफ जो होता है वेटर इशारा मार देते हैं। इशारा मारने के बाद और ग्राहक और वेटर दोनों कार्टून के पास जैसे जाते हैं तो गंध बड़ी तेज़ हो जाती है। अब वहाँ ग्राहक को बड़ी जल्दी एहसास है, बस करो इस कार्टून में किसी व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी हुई है, और गंध ठीक सेम वैसे ही आ रहा होता है। और वेटर और ग्राहक दोनों जाते हैं, ठीक अपने ढाबे के मालिक से संपर्क करते हैं और मालिक को सारी बात बतला देते हैं। और मालिक उनकी एक एक बात सुन लेता है, और सुनने के बाद ठीक जो होता है, अब इधर अपने नज़दीकी पुलिस थाने खजराना में फ़ोन कर देता है। अब फ़ोन करने के बाद वहाँ के जो थाना प्रभारी होते हैं अपने दलबल टीम को लेते हैं और साथ में बड़े अधिकारी को भी सूचना भिजवा देते हैं, और साथ में पड़ोसी टीम को भी इत्तला कर देते हैं। और दलबल टीम को लेने के बाद ठीक जो होता है, अब जयसवाल ढाबे के पास पहुँचते हैं तो वहाँ के जो कर्मचारी होते हैं वहाँ के थाना प्रभारी को अपने साथ लेते हैं और ठीक खड़ंजे के पास ले जाते हैं और उसी कार्टून की तरफ हाथों से इशारा मारते हैं। इशारा मारने के बाद कार्टून को जैसे ही पलटा मारते हैं, अब खुल जाता है। जैसे खुलता है तो उसी में से एक कंबल निकलता है। उसी कंबल में लिपटी हुई एक युवती की डेड बॉडी निकलती है। अब जिसकी उम्र लगभग 25 से 26 साल के आसपास होता है, वह सलवार और कुर्ती में होती है। और वहाँ के जो इंस्पेक्टर होते हैं जैसे नज़ारा देखते हैं पूरी तरह से सन्न रह जाते हैं। मौके पर जो व्यक्ति वहाँ पर मौजूद होते हैं सभी लोग अपने नाक पर रुमाल लगकर वहाँ से थोड़ी दूर चले जाते हैं। लेकिन थाना इंस्पेक्टर जो होते हैं उसी वक्त फॉरेंसिक टीम और सीपीएल टीम को भी इत्तला कर देते हैं। सीपीएल टीम के जो डॉक्टर साहब होते हैं जैसी खबर पाते हैं अपने दलबल टीम को लेते हैं और लेने के बाद ठीक वहीं पहुंच जाते हैं। घटनास्थल का मुआयना भी करते हैं, तौर तक निरीक्षण करते हैं। लेकिन डेड बॉडी को जब देखते हैं उनको भी अंदाजा हो जाता है कि बॉडी बहुत ही पुरानी दिख रही है। अंदाज़ा लगाने के बाद वहाँ के डॉक्टर साहब जो होते हैं अपने हिसाब से वहाँ से कुछ साक्ष्य जुटाते हैं। और पुलिस की जो टीम होती है वहाँ पर जितने भी खड़े व्यक्ति होते हैं उस महिला के शिनाख्त करवाने के लिए उनसे काफ़ी पूछताछ करती है। लेकिन कोई भी व्यक्ति जो होता है उस महिला की सड़न गलन की अवस्था की वजह से शिनाख्त नहीं कर पाता है। और पुलिस की टीम उस गत्ते को और साथ में कपड़े को अपने कब्जे में लेती है, सुरक्षित तौर पर अब रख लेती है। इधर बॉडी को वहीं पंचनामा भरा जाता है और उठाकर अपने ही नज़दीकी जो सरकारी अस्पताल होता है उसी में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया जाता है। इधर पुलिस की टीम अपने हिसाब से इसके की जांच पड़ताल करने के लिए सबसे पहले जितने भी नज़दीकी पुलिस थाने होते हैं
और साथ में नज़दीकी गांव होते हैं, सब में फ़ोटो को क्लियर करवा देते हैं। कहीं थाने में किसी महिला की हम उम्र की गुमशुदा का मुकदमा तो दर्ज नहीं है। वहाँ के डीएसपी साहब भी इस केस को सुलझाने के लिए लग पड़ जाते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज यही बन जाता है कि जब तक इस अज्ञात डेड बॉडी का शिनाख्त नहीं हो पाता तब तक हम इस केस को कभी सुलझा ही नहीं पाएंगे। यह बात जो होता अपने मन में वहाँ के डीएसपी साहब भी रखते हैं, लेकिन इधर अज्ञात हत्या के विरुद्ध धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। और पुलिस की जो टीम होती है इस केस को सुलझाने के लिए काफ़ी मेहनत करती है, मुखबिर को अलर्ट कर देती है, और जितने भी पास गांव होते हैं पुलिस की टीम के साथ मुखबिर भी वहां पहुंचते हैं, काफ़ी लोगों से पूछताछ करते हैं, कहीं कोई महिला बिन बताए घर से लापता तो नहीं हो गई है, कभी किसी महिला की गुमशुदा मुकदमा थाने में दर्ज तो नहीं है। पुलिस की जो टीम होती है अपने हिसाब से है। अब डेड बॉडी का पोस्टमार्टम का रिपोर्ट भी आ जाता है, पता चलता है इस व्यक्ति की जो मौत हुई है वह सांस फूलने की वजह से हुई है। अब पुलिस की जो टीम होती है डेड बॉडी को सुरक्षित अपने कब्जे में ले लेती है, क्योंकि पुलिस जो होती है सबसे पहले उस महिला का शिनाख्त अब करवाना चाहती है, क्योंकि बिना शिनाख्त का यह केस जो होता है एक पल भी आगे नहीं बढ़ पाता है। अब पुलिस की टीम अखबारों में भी उस महिला के फ़ोटो को चस्पा करवा देती है, ताकि अब भी कोई सुराग इस महिला के बारे में निकल के आ जाए। लेकिन हफ्ते का वक्त बीत जाता है, यहाँ तक कि महीने का वक्त बीतने का हो जाता, लेकिन उस महिला का शिनाख्त अब नहीं हो पाता। तभी वहाँ के जो इंस्पेक्टर होते हैं अब उस महिला की डेड बॉडी को लावारिस मानकर अपने हिसाब से अब दाह संस्कार भी कर देते हैं। और काफ़ी थानों में फ़ोटो को सर्कुलेट कर दिया जाता है कि अगर किसी भी महिला के बारे में जानकारी मिलती है तुम्हें हमें इस केस के बारे में सिलसिले में कार्रवाई के लिए थाने में रिपोर्ट दिया जाए। अब इस तरह की पूरी आजमाइश करते, लेकिन तब भी उस महिला के बारे में शिनाख्त नहीं हो पाता है। लेकिन इस केस को पुलिस जो होती है एक ठंडे बक्से में डाल देती है, क्योंकि पुलिस के हाथ कोई भी शिनाख्त का अब कोई ना कागज़ ना कोई जान पहचान के लिए कोई व्यक्ति पास आता है। पुलिस की जो टीम होती है इस केस को ठंडे बक्से में डालते हुए अब केस को पूरी तरह से बंद कर बैठती है। लेकिन यह केस जो होता है ठीक साल 2014 का ही, अब वही नवंबर का महीना होता है। उसी वक्त वहाँ के सीएसपी के शर्मा मौके पर ऑफिस में बैठे होते हैं, कुछ पुराने फाइलों को अब पलट रहे होते हैं। लेकिन जब पलटते हैं तो उनके सामने जो होता है इधर उस अज्ञात महिला की डेड बॉडी का अब रिपोर्ट निकल के आ जाता है, और उसमें तौर तरीके से देखते तो उनके मन में काफ़ी आशंकाएं होते हैं। लेकिन पुलिस की टीम के कुछ सिपाही भी होते हैं, वहीं पहुंचते हैं अपने हिसाब से। अब वहीं जाकर वह भी उस फाइल को अब पढ़ते हैं, तभी देखते हैं कि जो डेड बॉडी के करीब मिले हुए कपड़े होते हैं और साथ में कार्टून होते हैं, वहाँ पर नज़र जाकर इंस्पेक्टर साहब की पड़ जाती है। और उसी समय उनके मन में एक जिज्ञासा से जाग जाती कि चलो अब हमें इस महिला की शिनाख्त की उम्मीद दिख रही है। और उसी वक्त जो होता है सबसे पहले उस कार्टून के बारे में जानकारी लेने के लिए अब अपने ही थाने खजराना के इंस्पेक्टर साहब से संपर्क करते हैं और उन्हें हिदायत देते हैं कि जो आपके कब्जे में मौके पर रखा हुआ 3 साल पहले का पुराना कार्टून पड़ा है उस कार्टून को हमारे सामने लाया जाए। यह बात सुनने के बाद वहाँ के इंस्पेक्टर साहब हामी भरते हैं और कार्टून सुरक्षित तौर पर लाकर उनके सामने रखते हैं। तभी उसी में देखते स्टिकर लगा हुआ, कोरियर का नाम लिखा हुआ है। पुलिस की टीम को उम्मीद जग जाती है कि टीवी जो होता है जहाँ से लिया गया उस दुकान के बारे में पुलिस की टीम को उस कोरियर से जानकारी मिल जाती है, और एक टीम पुलिस की लेती है और लेने के बाद ठीक उसी दुकान पर पहुँच जाती है जहाँ से उस गत्ते को मौके पर अब भेजा गया था। पुलिस की टीम जब वहाँ पहुँचती वहाँ से उस स्टिकर पर एक सीरियल नंबर होता है, पुलिस की टीम दुकानदार को देती है। सीरियल नंबर के हिसाब से दुकानदार जो होता है लगभग 4 साल का कॉपी में देखकर चेक करता, तो उसी में एक नंबर निकल के आता है कि ठीक जो होता है फर्रुख नगर का ही रहने वाला होता है इधर इमरान। अब पुलिस की टीम जैसे पता पाती है तो अपने दल बल टीम को लेती है और इमरान के पास पहुंच जाती है। और जैसे पहुंचते ही इमरान जो होता है मौके पर अपने घर पर ही होता है। पुलिस की टीम कहने लग जाती है कि आखिर हमें जो गत्ता मिला हुआ वह तो गत्ता तुम्हारा है। लेकिन इमरान जब गत्ते को देखता उसी समय इनकार कर जाता कि नहीं साहब यह गत्ता तो हमारा नहीं। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है उसकी इजाज़त लेकर उसके कमरे में घुसती है, तो एक टीवी रखा होता है। पुलिस की टीम जो होती है अब उस गत्ते का जो सीरियल नंबर होता है उस टीवी के सीरियल नंबर से मैच करवाती है और मैच कर जाता है, और पुलिस का जो शंका होता है कि उनमें बदल जाता है। इसीलिए इमरान से पुलिस की टीम जो होता है वही पूछताछ करती है, अगर गत्ता जब इस टीवी का है नहीं तो गत्ते में एक महिला की डेड बॉडी हमें कहाँ से मिल गई और वह महिला तुम्हारे परिचय की है। यह बात जैसे इमरान सुनता है उसी समय अब चौंक से जाता है। चौंकने के बाद जो होता है पुलिस की जो टीम होती है उससे तरह तरह के सवाल जवाब करती है, और इमरान पुलिस की बातों को सवालों को बड़े सरलता बस जवाब देता चला जाता है। पुलिस को भी उलझन में पड़ा देता है और पुलिस की टीम सोच लेती है कि आखिर जो होता है इमरान जब हमारे सामने इस तरह की बात रख रहा है तो आखिर इस गत्ते में मिली हुई महिला की डेड बॉडी का शिनाख्त है अब कैसे किया जाएगा।
इसलिए पुलिस की जो टीम होती है उसको थाने ले जाती है और ले जाने के बाद मनोवैज्ञानिक तरीका अपनाती है, तरह तरह की बातों करती है, सवालों को जवाब मांगती है। लेकिन इधर इमरान पूरी तरह से उलझ जाता है और काफ़ी घंटे बाद जो होता है पुलिस के सामने टूट जाता है। और उसी वक्त अपने दोस्त इधर अफगान का ही भी नाम ले लेता है और पुलिस की टीम जैसे खबर पाती है उसी वक्त अफगान को जाती उसके घर से धर दबोचती है। और ठीक जो होता है 1 दिसंबर साल 2014 को ही अफगान और साथ में इमरान को ही दोनों को थाने में पेश किया जाता है। और इधर जो सच्चाई बताते हैं इसे सुनने के बाद उस महिला के लोगों के सुनकर कलेजा भी दहल सा जाता है। असल में मध्य प्रदेश का जाना माना जो शहर है इंदौर, और ठीक उसी में ही एक लाला मंडल जाना माना इलाका पड़ता है। उसी इलाके की रहने वाली होती है लीला अबकार, जिसकी अपने माता पिता इस दुनिया में नहीं होते हैं, लेकिन उसका जो पालन पोषण होता है उसके कुछ अपने रिश्तेदारों के द्वारा होता है। अब लीला कार जैसे ही अपने ही मतलब उस समय जवानी की स्थिति पहुँचते उस अपने नखरे और खूबसूरती बढ़ना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी स्थिति देखकर उसके जो अपने रिश्तेदार होते हैं इस तरह परेशान हो जाते हैं। वह सोच लेते हैं कि अब लीला की शादी कराना काफ़ी अनिवार्य हो चुका है, जिसकी वजह से और उसी वक्त अब इधर जो होते लीला के रिश्तेदार अब लड़के की तलाशी करते हैं। तभी उनके कुछ अपने ठीक जो मध्य प्रदेश का एक जाना माना देवास जिला है, ठीक उसी का एक बरौठ गांव है। उसी गांव का रहने वाला अब राम सिंह अबकार होता है, जो ऑलरेडी इस दुनिया में खूबसूरत तरीके से अपनी ज़िंदगी जी रहा होता है। लेकिन जैसे ही राम सिंह की अब जाकर शादी अब इधर लीला के साथ हो जाता है, लीला की खूबसूरती देखता है तो राम सिंह पूरी तरह से मोहित हो जाता है और उसका मान सम्मान अपने हिसाब से तौर तरीके से किया जाता है। लेकिन लीला की ज़िंदगी के अभी कुछ साल बीते थे, इसी वक्त रामलाल इस दुनिया को छोड़कर अब चला जाता है। राम सिंह के जाने के बाद लीला पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी को एक आभास समझकर अपनी ज़िंदगी जीने के लिए अपना ही ससुराल छोड़कर अपने ही माता पिता के पास आ जाती है। लेकिन इधर लीला के जो माता पिता होते हैं पूरी तरह से बूढ़ेपन की अवस्था में पहुंच चुके होते हैं। अब अपनी बेटी को अपने घर में रहते हुए देखकर उनको भी बड़ा पछतावा होता है, जिसकी वजह से अब लीला के ऊपर वह दबाव मारते हैं कि बेटी हमारे बस की नहीं है, तुम्हारा इस घर में सेवा पानी करना, अब तुम्हें भी कुछ करना पड़ेगा। और लीला अपने माता पिता की बात को समझ जाती है और समझने की वजह से वह उसी समय मिलकर अपने रिश्तेदार खबर देती कि हमें नौकरी दिलाया जाए। और काफ़ी मेहनत करती लीला, लगभग 3 महीने का वक्त गुजर जाता है। तभी लीला के कुछ अपनी सहेली होती हैं, उसी के द्वारा लीला को जाकर अब इधर पुलिस पत्रिका में नौकरी मिल जाती है, जो ठीक इमली बाज़ार में ही पड़ता है। अब वहाँ जो होता है लीला को जाने के लिए अब पैदल का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन लीला जो होती है पैदल जाने के लिए कतई अब राजी नहीं होती। तभी उसी वक्त जो होता है अपने ही कुछ दूर पर रहने वाला एक करीबी रिश्तेदार के ही रिश्तेदार होते हैं, जिनका नाम होता है अब इमरान। और इमरान जो होता है मौके पर एक टैक्सी ड्राइवर होता है, उसका अपना खुद का जो होता है टाटा मैजिक होता है। अब उसी मैजिक का सहारा जो होती है अब लीला लेती है। लेने के बाद अब उसी मैजिक से जो होता है अब इधर इमली बाज़ार में उसका रोज़ का आना जाना बन जाता है। सुबह जाती तो उसी का मैजिक लेती और लेने के बाद शाम का उसी का मैजिक लेकर घर वापस आ जाती। और यही बात लीला को भी अच्छा लगता था और इमरान को भी अच्छा लगता था कि चलो हमारे लिए कोई एक सहारा तो मिला, जिसकी वजह से हमें थोड़ी बहुत कमाई हो जाती है। और जब महीना बीतता तो लीला एक एक करके पैसे पाई करके इधर जो होता है इमरान को चुका दिया करती थी। लेकिन सिलसिला जो होता है दिन ब दिन चलने लग जाता है। लेकिन लीला जब अपने ऊपर सारी मुसीबत को देखती है तो सह भी नहीं पाती है, जिसकी वजह से इमरान के सामने अपने सारे दुखों को एक करके एक शेयर कर देती है। कि तभी इसी बीच लीला को पता चल जाता है जो खजराना है उसी मोहल्ले में मौके पर रह रहा है और वहीं से रहकर अब मैजिक चलाया करता है, जिसकी वजह से उसके पास ठीक ठाक पैसे आ जाया करते थे। अब जैसे लीला को पता चलता है कि ठीक जो थी खजराना में रहने वाला है इमरान, तो उसी वक्त जो होता है उससे दोस्ती का हाथ बढ़ा लेती है और इधर ज़्यादा से ज़्यादा मुलाकात जो होता है जाकर लीला का इमरान से बन जाता है। इमरान जो होता है अपनी सारी परेशानियों का सामना इधर जो होता है अब लीला के सामने बतलाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से लीला को बड़ा अच्छा लगता है। और धीरे धीरे अब लीला जब समझ जाती है कि इमरान जो होता है बिन शादी की अपनी ज़िंदगी जी रहा है, वह भी मौज में जी रहा है, उसके पहनाव को देखकर लीला भी मोहित हो जाती है और बड़ी जल्दी अपने सारे स्वभाव की जानकारी लीला इमरान को दे देती हैं। और देने के बाद इमरान को समझ लेती है कि हमारी ज़िंदगी का अगर जीने का जरिया बनेगा तो सिर्फ इमरान ही बनेगा। अब इधर जो होता है इमरान को अपना दोस्त मानने के बाद धीरे धीरे इमरान के घर भी लीला का आना जाना बन जाता है और इमरान के कमरे पर भी इधर लीला का आना जाने की वजह से दोनों की पहचान इस तरह बढ़ जाती है कि दोनों के बीच अनैतिक संबंध बदल जाते हैं। और यह सिलसिला चलते चलते जब कहीं महीनों को वक्त बीतता तो इसी बीच लीला समझ जाती है कि अब हमारी ज़िंदगी इमरान के बगैर ना चल पाएगी, जिसकी वजह से एक पति और पत्नी की तरह जो होता है दोनों वहीं अपने ही इलाके
इलाके में जाकर एक कमरा लेते हैं, वहीं पर अब रहना शुरू कर देते हैं। अब इधर लीला की माँ ठहरी एक अनजान औरत, जो उस इलाके के बारे में कतई जानकारी ना रखती थी। बूढ़ी होने की वजह से लीला के बारे में खोज खबर लेने में भी उसको कोई अता पता ना दिलचस्पी होता था, जिसकी वजह से बेधड़क तरीके से लीला इमरान के साथ ज़िंदगी जीने में लग जाती है। लेकिन समय खूबसूरत तरीके से बीतता है और बीतते बीतते जब कई महीनों का वक्त बीतता है, इसी बीच लीला को आभास होता है कि इमरान आजकल ना जाने क्यों रात बिरात नहीं आता है। उसके बोलने चालने के भाव काफ़ी अलग है, लेकिन उसके मन में शंका बैठ जाता है कि इमरान जो होता कहीं ना कहीं किसी लड़की के चक्कर में पड़ गया है, जिसकी वजह से अब इधर खुद सच्चाई जानने के लिए लीला इमरान के पीछे पड़ जाती है। अब एक दिन बिन बताए इमरान के पीछे पड़ जाती है और तभी जो होता है लीला इधर पीछा करते करते रोशन नगर पहुंच जाती है और पता पा जाती है कि इधर जो होता है इमरान ऑलरेडी शादीशुदा भी है, उसकी अपनी पत्नी भी, उसके टोटल 2 बच्चे भी हैं। अभी इस तरह का पता जान लगने के बाद पूरी तरह से लीला हिल से जाती और शाम को जब इधर अपने प्रेमी से जानकारी लेते तो बहाने बनाता, लेकिन जब सच्चाई रखती है तो पूरी तरह से कबूल कर लेता, कहने लग जाता कि लीला हमारी पत्नी है, हमारी शादी भी हुई है और हम तो एक मुसलमान हैं, हम भी तो 4 पत्नियां रख सकते हैं, अगर तुम चाहो तो हमारी ज़िंदगी में बनकर पत्नियों के साथ रह सकते हो। लेकिन इस तरह की जब बात लीला सुनती कहने लग जाती हम हिंदू हैं, हम कतई अपने साथ किसी सौतन को नहीं रख सकते हैं। अब इस तरह की बात है जब इधर इरमान सुनता है, सुनने के बाद उसी समय सख्त हो जाता, कहने लग जाता है कि अगर तुम्हें हमारे साथ रहना है तो रह के रहो, हम तुम्हें दूसरी पत्नी बनाकर दर्जा के तहत रख लेंगे। लेकिन लीला जो होती है इमरान से झगड़े तकरार करती है, तो तरीके से तकरार करती है, जिसकी वजह से आए दिन झगड़े तकरार चलने लग जाते हैं। लीला कह देती है अगर तुम्हारी पत्नी को तलाक देते हो तो हम तुम्हारे साथ अपनी नई ज़िंदगी बिताएंगे। लेकिन इधर जो होता है इमरान मना कर जाता है, जिसकी वजह से मोबाइल पर झगड़े तकरार होने लग जाते हैं। एक दिन शाम के टाइम पर जैसे ही अब लीला इमरान के कमरे पर पहुंचती है, पहुंचने के बाद इमरान मौके पर अकेला ही होता है। अब वहां पर लीला पहुंचने में कहने लग जाती अगर तुम अपनी पत्नी को तलाक नहीं दोगे तो हम जो होता है इसी वक्त जहर खाकर आत्महत्या कर लेंगे। इस तरह की बात सुनने के बाद वहीं इमरान डर जाता है, लेकिन इधर पूरी तरह से लीला अड़ जाती है और वहीं पर रखा हुआ विषैला पदार्थ के सेवन कर लेती है। लेकिन इमरान जब नज़ारा देखता तो डर भी जाता है, उसके मन में तरह तरह के आपराधिक शंकाएँ घूमने लग जाते हैं। अगर पुलिस के हथकंडे चढ़े तो मैं बच पाना काफ़ी मुश्किल है, जिसकी वजह से अपने बचाव के लिए वह भी उसी का सेवन कर लेता है। तभी इसी बीच जो होता है इमरान का अपना एक करीबी दोस्त होता है अफगान मौके पर पहुंच जाता है और जब पहुंचता दोनों को वहां फर्श पर लुढ़कते हुए हालत में देखता, तुरंत अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल लेकर पहुंच जाता है। लेकिन डॉक्टर बड़े तौर तरीके से दोनों का इलाज करते हैं, दोनों को सुरक्षित बचा भी लेते हैं। लेकिन दोनों जब सुरक्षित बचते हैं, बचने के बाद जो होता है इधर अब जो था अफगान इमरान की बात को समझता है और साथ में लीला की बात को भी समझ लेता है। और लेकिन लीला जो थी कतई अब इमरान के कमरे पर जाने के लिए राज़ी नहीं होती है, कहने लग जाती जब तक तुम अपनी पत्नी को अब तलाक नहीं दोगे तब तक हम तुम्हारे कमरे पर जाएंगे नहीं। और वहाँ से अब लीला उसी वक्त अफगान से सारी बात की जानकारी लेता है। पता चलता अफगान ऑलरेडी शादीशुदा भी है और मौके पर जो फिरदौस नगर है उसी में जाकर एक कमरा लेकर किराए पर रह रहा है। उसकी अपनी पत्नी भी है, टोटल उसके बच्चे भी हैं। अब इस तरह की जानकारी पाने के बाद लीला के मन में यही शंका हो जाता है कि चलो अब हमारी ज़िंदगी जो होता है लग रहा है इधर इरफान के घर पर बीतने वाली है। अब इसी शंका के तहत दूर करने के लिए बोल पाती है कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, तुम्हारे कमरे जब तक रहेंगे जब तक हमें जो होता है इधर इरफान से न्याय नहीं मिल जाता। और इधर सारी बात जो होता है अफगान सुन लेता है और इधर लीला को लेता अपने कमरे पर रख लेता है। और जब रखता है तो इधर बार बार जो होता है इरमान और पहुंचता लीला से जीत करता चलो हमारे, लेकिन यही बात कहती कि जब तक तुम तलाक नहीं दे दोगे पत्नी को अपने तब तक हम तुम्हारे साथ जाएंगे नहीं। इसी बात को लेकर कई बार झगड़ तकरार होते हैं। लेकिन इधर घर में कभी कभी अफगान जो होता है लीला के साथ अकेला रह जाता था। उसके मन में काफ़ी ख्याल आ जाते हैं। वह सोच लेता खूबसूरत महिला अगर हमारी पत्नी होती तो हमारी ज़िंदगी बड़े ऐशो आराम से चलती, जिसकी वजह से अब कड़ी नज़र से इधर जो था अफगान लीला को रखना शुरू कर देता है और मौके की तलाश में बैठा रहता है। लेकिन इसी बीच अपने दिल की चाहत का इजहार जो होता है अब एक दिन लीला के सामने कर देता है, क्योंकि लीला जो होती है उसके सानों तले भी दब चुकी होती है। क्योंकि जब भी लीला को पैसे की ज़रूरत पड़ती तो इधर अफगान जो होता दिल खोल के मदद कर दिया करता था। अफगान उर्फ है बादशाह खान जो होता है अब लीला की मदद की वजह से वह भी समझ जाता कि लीला हमारे कब्जे में आ जाती, इजहार करता लीला वहीं अस्वीकार कर देती है।
क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रेम करती थी वह सिर्फ इमरान से करती थी। इसीलिए इनकार करने के बाद दोनों के बीच थोड़ी बहुत मनमुटाव होता है, लेकिन वह सोच लेता है कि हमें अगर कब्जा करना है तो हमें और एहसान जताना पड़ेगा। लेकिन इसी बीच अफगान जो था अपने दोस्त को ही अब जाकर लीला के खिलाफ इतना भड़का देता है, जिसकी वजह से सोच लेता है कि लीला जब हमारी नहीं हुई तो हमारे आखिर परिवार की कहाँ होगी। लेकिन इधर जो होता है दोनों को एक बात के लिए खुन्नस बैठ जाता है, और इधर इमरान अपने दोस्त अफगान से कहता है कि तुम एक बार ना लीला को समझा बुझा दो कि हमारे साथ चल सके। लेकिन इधर इरफान का कुछ और ही नियत होता है। वह सोच लेता है कि लीला हमारी अगर बन गई तो हमें जो होता अपनी ज़िंदगी जीने में बड़ी आसानी होगी, भले ही हम शादीशुदा हैं। लेकिन इधर जो होता है बार बार मिन्नतें करता लीला से कि हमसे निगाह कर लो, लेकिन लीला इनकार कर जाती कि हमें निगाह अगर करना है सिर्फ इरफान से करना है। अब इस तरह की बात जब सुनता अफगान वह भी अपने आप को गुस्सेले शब्दों से बोलने से रोक नहीं पाता है, जिसकी वजह से उसके मन में कड़वाहट बस जाती है। ठीक जैसे ही अब 26 जून साल 2011 का ही अब शाम का टाइम होता है, उसी वक्त अफगान की जो अपनी बेगम होती है, अपने जो बच्चे होते हैं मौके पर अब मायके चले जाते हैं। और मौके पर अफगान कमरे में पहुंचता है तो अकेली होती है लीला। अब देखने के बाद उसकी जो नीयत होती है फिरौत मानने लग जाती है, जिसकी वजह से अफगान जो था लीला से वहीं रिश्ते की मांग करता है और लीला मना कर जाती है। और वहीं जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, तो अचानक जो होता है अफगान के दोनों दो हाथ होते हुए जाकर लीला के गले पर पहुंच जाता है और वहीं गला दबाकर हत्या कर देता है। लेकिन वह सोच लेता है कि आखिर इस हत्या का केस अपने ऊपर तो हम नहीं ले पाएंगे। उसके मन में बुरे बुरे ख्याल आ जाते हैं। तभी वह अपने करीबी दोस्त है अब इरफान के पास कॉल कर देता है, कहने लग जाता कि दोस्त हमें तुम्हारी ज़िंदगी में पड़ रहे मुसीबतों को देख ना पाना हुआ, जिसकी वजह से हमने तुम्हारी प्रेमिका की गला दबाकर हत्या कर दिया। बात जब सुनता है पूरी तरह से इरफान भी सनस रह जाता। इमरान उर्फ इरफान सोचने लग जाता कि आखिर जो होता है इस तरह की हरकत हमारे दोस्त ने क्यों कर दी। लेकिन इधर अफगान जो था अपने दोस्त को झूठी झूठी बातों में समझाता बुझाता है कि आखिर हम नहीं चाहते थे कि हमारी ज़िंदगी और तुम्हारा ज़िंदगी जो होता है एक लड़की की वजह से बर्बाद हो, क्योंकि हमें पता हम भी शादीशुदा हो और हम भी शादीशुदा हैं और हमारे ऊपर तुम्हारी प्रेम का काफ़ी तौर तरीके से डोरे डालने शादी के लिए प्रस्ताव रख लेकिन हमने मना किया, जिसकी वजह से हमें भी झगड़े तकरार हुए और झगड़े तकरार के बीच अचानक हमारे हाथ गले पर चले गए। अब इस तरह की जानकारी पाने के बाद इमरान जो होता कहने ठीक किया तूने, लेकिन उसी वक्त मदद मांगता है कि बॉडी को ठिकाने लगाया जाए। और इमरान जो होता है उसी वक्त हामी भर लेता है और इधर जैसे कमरे में पहुंचता बॉडी को देखता कहने लग जाता है ठिकाने कैसे लगाया जाए। तो उधर जो होता है अफगान कह देता है कि हाँ बॉडी ठिकाने लगाने के हमें कोई ना कोई जुगाड़ पानी तो करने पड़ेगा। लेकिन इधर इमरान कह देता कि हमारे कमरे में एक टीवी का गत्ता पड़ा हुआ है, उसको लाएंगे उसमें डंप कर देंगे। यह बात उधर अफगान भी सुनता हामी भर लेता है। लेकिन दूसरे दिन का जब वक्त होता है इधर अपने कमरे पर आता है और रात के टाइम में गत्ता लेकर अफगान के कमरे पर पहुंच जाता है, बॉडी को उसी में डंप कर लेता है और बाजार जाता है। वहां से कुछ सेंट लेकर पहुंचता है और बॉडी को डंप करने के बाद अपने टाटा मैजिक में डालकर जो होता है इमरान लेकर इधर हाईवे पर पहुंच जाता है। वहीं सड़क के किनारे बॉडी को डंप करते हुए गद्दा सहित वहां से फरार हो जाता है और अपने घर पहुँच जाता है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई थाने में जाकर इमरान उर्फ इरफान और साथ में इधर अफगान उर्फ बादशाह खान रखते थे, सुनने के बाद हर किसी का कलेजा सा हिल जाता है। पुलिस की जो टीम होती है इस केस की और सिलसिलेवार गहराई जानने के लिए जानना चाहती है कि आखिर जो होता है क्या डेड बॉडी सही में इधर लीला का है। इसलिए पुलिस की टीम जो होती है सबसे पहले जहाँ जिस ऑफिस में लीला काम करती थी उस ऑफिस संपर्क किया जाता है। वहाँ की एक औरत होती है और शिनाख्त कर लेती करने लग जाते कि साहब जो होता हमें पता था कि लीला की हत्या हो चुकी है। हत्यारा कोई और नहीं हो सकता है बल्कि उसका अपना प्रेमी इरमान हो सकता है। और उसी की गवाह पुलिस की टीम लेती है। लेने के बाद शंका को यकीन बदलती है और इधर दोनों को ले जाती है, वहाँ के कोर्ट में पेश कर देती है और कोर्ट में दोनों के ऊपर काफ़ी गंभीर मुकदमा दर्ज करके ले जाकर ठीक घटना से मात्र 3 साल बाद दोनों को जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन दोनों यही सोच लेते हैं कि हम 3 साल तो बीत गया, अपनी ज़िंदगी ऐसे आराम से जिएंगे, क्योंकि ये लोग बीच में जो होता है जब भी न्यूज़पेपर आता उसमें जानकारी लेते हैं। जब पता चलता पुलिस इस केस को बंद कर चुकी है तो दोनों भी समझ जाते कि अपनी ज़िंदगी अब बीतेगी ऐसे आराम से। लेकिन पुलिस है उसी टीवी गत्ते के तहत जो होता है दोनों को हथकंडे में जड़ती है और ले जाकर वहाँ के जेल में डाल देती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों हमारे कुछ ऐसे बीबर हैं जो हमारे वीडियो को लगातार वॉच करते हैं, जिसमें बड़े ही प्यारे बीबर दीपक कुमार ठाकुर मध्य प्रदेश और राजेश वर्मा उत्तर प्रदेश आजमगढ़ के, इन सभी बीबर का हम तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे और फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।